जय हिंद फ्रेंड्स, इट्स सैटरडे 29 जुलाई 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि कंपाइल करके आपको एक ही जगह पे सारी डिटेलिंग दे दी जाती है। आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि जो लोग रिवीजन कर सकें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन इसका बैकबोन माना जाता है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आज का एडिटोरियल है, न्यूज़ है, कंपाइल है। सारी चीज़ें जो कंपाइल करके आपको एक जगह पे मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये हाथी और टाइगर को क्यों एक किया जा रहा है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट, और ये जो इशू निकल के आ रहा है कि आखिर में क्यों इसको मर्ज किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट को, यहाँ पे हम देखेंगे उसकी सारी डिटेलिंग को। चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस एरिया से क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकता है अभी भी, क्योंकि ये हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इसको देखा जाएगा कि आखिर में ये प्रोजेक्ट को मर्ज क्यों किया जा रहा है, एक्सपर्ट के क्या इसके विचार हैं, एक्सपर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या विचार है इसका, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंतर्गत देखेंगे। तो जो मर्ज किया गया है प्रोजेक्ट 23 जून 2023 को फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब आया था? अभी आपको इसकी पूरी प्रोजेक्ट एलिफेंट की बैकग्राउंड डिटेलिंग, प्रोजेक्ट टाइगर की बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दी जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को मर्ज किया गया है, ये डेट याद रखिएगा। और जो कॉमन एलोकेशंस किया गया है, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों के लिए जो फंडिंग जाएगी एक प्रकार से कर दी गई है। तो यहाँ पे फंडिंग, यहाँ पे इस साल एलोकेशंस जो करी गई है एक प्रकार से करी गई है और एक फंडिंग होगी, दोनों को जाएगी। तो ये चीज़ें अनाउंस करी गई है अप्रैल 2023 में। जबकि बात करें यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रकार से जो फिनांस होगी वो टूट टूट के जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा लूप होल्स निकल के आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो ये जो मर्जर है यहाँ पे MOEFCC, तो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। और जो आया है अभी ये चीज़ें 4 मंथ में, जबकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो प्रोग्राम जो एक रिमार्केबल सक्सेस लिया था प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के, उसकी 50वीं एनिवर्सरी जब थी, उसी पे ये बातें बोली गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 30 साल कंप्लीट कर चुका है, यहीं पे टाइगर 50 साल कंप्लीट कर चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है, इसको याद होना चाहिए। दोनों का अमलगमेशंस हो गया, ये ब्लॉस्टर कर रहा है कंजर्वेशंस दोनों एनिमल की, अगर हम यहाँ पर बात करें। ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं कंट्री को लेके, और ऑफिशियल्स यहाँ पे इन सब बातों को फोर्स कर रहे हैं कि ये जो अमलगमेशंस हुआ है, एक हुआ है, ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन पॉलिसी को और स्ट्रांग करेगी, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है यहाँ पे दोनों स्कीम को लेकर के, ये अलग तरीके से तो कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि मर्ज कर दिया गया है तो दोनों स्कीम एक हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेट कार्य करेगी, लेकिन जो फंडिंग है, केवल फंडिंग यहाँ पे बात करी जा रही है। फंडिंग को जो होगा ना, वो अलग अलग नहीं होगा, एक ही फंडिंग होगी, 1 से 2 निकल के जाएगी। अब थोड़ा प्रोजेक्ट टाइगर को देख लिया जाए तो ये 1973 का है, याद रखिएगा। इनिशिएटेड किया जाता है 1 अप्रैल 1973 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी तीव्र गति से घटने लगी थी, डिक्लाइन हो रही थी। यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो टाइगर है उसकी वाइबल पॉपुलेशंस, जैसे कि बंगाल टाइगर बहुत तीव्र गति से घट रहे थे, इनके हैबिटेट को प्रिजर्व करेगा, तभी जा करके ना इनकी जो पॉपुलेशंस होगी बैलेंस हो पाएगी। अगर इनके रहने का हैबिटेट ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी जीव जंतु जानवर रहते हैं, उसी को हैबिटेट बोला जाता है। तो यहाँ पे उनके हैबिटेट को ही लॉस हो रहा था, तो इसी की वजह से इनकी जो घटती हुई पॉपुलेशन से इम्पैक्ट हो रही थी। यहाँ पे टाइगर जो रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए टाइगर रिजर्व में, स्पेसिफिक एरिया में
तो इन सब चीज़ों को इसलिए चलाया गया कि जो इनके पॉपुलेशंस है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, और फिनेंशियल यहाँ पे प्रोटेक्शंस भी दी गई, वित्तीय सहायता दी गई, तब जाकर के इसको सपोर्ट किया गया। और आज के डेट में लगभग 3000 के आसपास टाइगर दिखते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट जो दी गई वो हैबिटेट कंजर्वेशन को, कोई भी इसको पोचिंग नहीं करेगा। ये पोचिंग क्या होता है? जानवरों का तस्करी मारकर साइंटिफिक मॉनिटरिंग किया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, और जो भी जानवर जो शिकारी जानवर हैं यहाँ पे उनको भी ट्रैक किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य था अवेयरनेस लाना कम्युनिटी के अंदर, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि अगर ये फॉरेस्ट एरिया है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर टाइगर रिजर्व है, कोई कोई तीनों ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इस एरिया के जो रिसाइडिंग विलेजेस हैं यहाँ पे अलग अलग, इन विलेजेस की लोकल जो कम्युनिटी है इनका भी रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग बहुत सारे चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को ये प्रोवाइड कर देते हैं। कोई वहाँ पे गलत कार्य कर रहा है, इलीगल कार्य कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशंस आराम से पहुँचा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, 3000 के आसपास यहाँ पे टाइगर हो चुके हैं। 2006 में जो नाम था इसका प्रोजेक्ट का, ये यहाँ पे बदल करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लाया गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो बिग कैट स्पीसीज है जिसे हम टाइगर बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशंस में वृद्धि होनी शुरू हो गई। वहीं पे बात करें सेंसस की जो 2018 में आया था, और यहाँ पे 2006 के आंकड़े को देखा जाए तो 1411 था, यहीं पे 2967 2018 के सेंसस के अनुसार ये चीज़ें आ गई हैं। तो 2014 से बात बोली जाए तो 33% इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कहाँ पे है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश 526, उसके बाद कर्नाटका 524, फिर आ जाता है उत्तराखंड 442, इन सब राज्यों में है। केरला में 190 है। यहीं पे बात करी जाए तो ये एम स्ट्रिप क्या है, तो ये एक मोबाइल ट्रैक सिस्टम है जो आपको टाइगर को यहाँ पे काउंट करने में भी मदद करता है, ट्रैक करने में भी मदद करता है। तो ट्रैकिंग सारी चीज़ें जो इसके पगमार्क हैं उसके बेस पे भी ये चीज़ें ट्रैक कर लेता है टाइगर को। ये चीज़ें याद रखिएगा, एम स्ट्रिप क्या है, क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग टाइगर को लेकर के। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी देखना आवश्यक हो जाता है। 1992 में इसको लाया गया, 12 अगस्त 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्रकार से इसके भी हैबिटेट की जो लॉस हो रही है इसको देखा जाए और इसको सर्वाइवल और कंजर्वेशन के लिए देखा जाए, खास करके एशियन एलिफेंट की। तो जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसके कारण बहुत सारे एलिफेंट को, अभी रिसेंटली केरला में केस आया था कि जो एलिफेंट था वो खाने गया तो उसके जो वो शायद आई थिंक पाइनएप्पल था या फिर कुछ और था या फिर कोकोनट था, उसके अंदर वो बम लगा के डाल दिए थे। और वो हाथी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट हाथी खाई और वो खाने के बाद उसको क्या हुआ, वो जब उसको प्रॉब्लम हुआ खाने के बाद तो वो वाटर सिस्टम में गई, वहाँ पे डूब के वो उसका मतलब देहांत हो जाता है। तो बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट कह सकते हैं इसको, इस प्रकार की भी चीज़ें हुई हैं। तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। अच्छा, एक योजना है बी हब योजना, तो ये योजना भी लाई गई थी कि जहाँ जहाँ बाउंड्रीज है फॉरेस्ट की उसके अगल बगल क्या लगाया जाए, यहाँ पे मधुमक्खी की पालन करी जाए, ताकि जब मधुमक्खियाँ उधर रहती हैं तो उनकी आवाज़ से वो उधर से गुजरती नहीं है। तो ये इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट लाए गए हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। ये जो एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं बहुत सारे भारत में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिनेंशियल प्रोटेक्शन इसको भी दी गई है। और जो कंजर्वेशन एफर्ट है इसको लेकर के क्या क्या है, तो इनके हैबिटेट को मैनेज किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा ह्यूमन एनिमल एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, और एक अवेयरनेस लिया जाएगा इन लोगों के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, और रिसर्च मॉनिटरिंग किया जाएगा किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट भी ज़रूरत है। यहाँ पे पोचिंग जो आपको बताया, ट्रेड और तस्करी, गलत तरीके से जानवरों को मारना, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उसको रोका जाएगा, तभी जा कर के यहाँ पे सारी चीज़ें कम होंगी। तो ये थी प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब जो एलोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो 350 करोड़ रुपए 18-19 में था, 287 करोड़ 19-20 में हो गया, 195 20-21 में हो गया, 220 करोड़ 21-22 में हो गया। अब देखिए
यहाँ से सीधे यहाँ आएंगे तो आपको 250 यानी 100 करोड़ के आसपास चेंजेस नजर आएंगे। तो ये एलोकेशन ऑफ द फंड ही अगर हम गिरा देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, तो हम उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैबिटेट का कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एंटी पोचिंग एक्टिविटी किस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उसके पास फंड भी नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे एक्शंस, ये इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट दोनों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा, ऐसे एक्सपर्ट यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इम्पैक्ट ये दोनों को करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट 2013 में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोक सभा, be a member of the committee of the Lok Sabha, speak in the Lok Sabha, vote in the Lok Sabha। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शंस में आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट डे इसकी सारी डिटेलिंग आपको दे दी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, किसके लिए, किसके चलते कारण पूछ रहा है, क्या वेरिएशंस, किसके कारण यहाँ पे वेरिएशंस होता है जो दिन और रात की चीज़ों में। तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ दिया है, एक्सिस पे अर्थ रिवोल्यूशंस दिया है। देखिए रोटेशंस और रिवोल्यूशंस में भी बारीक अंतर है, इसको भी समझना होगा। लेटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में दीजिए। नेक्स्ट डे इसकी सारी डिटेलिंग आपको प्रदान कर दी जाएगी। चलिए पीआईबी के न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाता है हमारे लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ पे मीटिंग किए हैं किससे, तो संजय मेहरोत्रा जो कि प्रेसिडेंट हैं, सीईओ किसके, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, याद रखिएगा। इसकी सीईओ संजय मेहरोत्रा हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाए। दूसरी चीज़ है, ये जो मीटिंग हुई है जिसे सेमीकॉन कॉन्क्लेव बोला जा रहा है, तो ये कहाँ पे हुई है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुई है, याद रखिएगा। तो इसको सेमीकॉन इंडिया 2023 इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये महात्मा मंदिर गांधीनगर में चीज़ें हुआ है। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो, क्योंकि दो कंट्री बहुत ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती हैं। वो कौन कौन सी, तो चाइना हो गई, ताइवान हो गई, कोरिया हो गई और यूएसए हो गई। इन कंट्री ने मिल के बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स को निर्माण किया है, कई सारे वैरायटी में, इसलिए भारत को भी इसमें भी हाथ डालना आवश्यक हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक जॉइंट एक्सपेडिशन हुआ है, किसमें, ओशियन साइंटिस्ट फ्रॉम किस किस कंट्री से, तो इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशियस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत ये सब चीज़ें हुई हैं। तो क्या हुआ है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये चीज़ें याद रखिएगा 24 जुलाई 2023 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये जो एक्सपेडिशंस है ये कैपेसिटी बिल्ड करेगा किस फील्ड में, किस प्रकार से समुद्र का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, किस प्रकार से जो सर्विसेज है प्रोवाइड करी जा सकती है, और हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो भी रीजनल इन्वायरमेंटल है उसको और इंडियन ओशियंस में। तो इन सब चीज़ों को भी ये प्रिडिक्ट करेगा, जो कि अच्छी बात है, बहुत सारे वातावरण बदल रहे हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे टुडे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं पे इसके थीम की बात करी जाए तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 इसका थीम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानिट। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पार्कचिक ग्लेशियर ये कहाँ पे है, तो आपके लद्दाख में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अब लेक यहाँ पे निकलने शुरू हो गए हैं, लगभग 3 लेक यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्कचिक ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा लद्दाख में है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे मरकरी जो है राइजिंग होगी। मरकरी का सीधे रिलेशंस किससे होता है, तो टेम्परेचर से होता है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है विश्व में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखा जाएगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं, याद रखिएगा पुर्तगाल से निकल के आते हैं। यहाँ पे क्या बोले हैं, ये बोले क्या हैं यहाँ पे, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो प्रभाव है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ का, यानी जो
हम लोगों का जलवायु है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ये ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रहा है, पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो वार्मिंग फेज है ना, वो एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग यहाँ पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में यहाँ पे है इसका। अब चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको बता दें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है यहाँ पे कि लास्ट 12,000 ईयर में अगर बात करी जाए तो जुलाई में इस तरीके का माहौल नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे इतनी भयंकर हॉटेस्ट मंथ ये कंसीडर कर रहे हैं, जिसे डिजेस्टर नाम दिए हुए हैं। पूरे प्लानेट ये जो है जलने की तरह बढ़ रही है, यानी इतनी तीव्र गति से जुलाई में, और हमने भी फील किया है यहाँ पे बहुत तीव्र गति से वातावरण चेंज हुई, जिसके कारण ये जुलाई का सीज़न बहुत ही विशाल गर्मी भरा रहा है। आप लोग क्या समझते हैं इस पे, आप लोगों का विचार मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शंस में। जुलाई में आप लोग फील किए कि नहीं कुछ अच्छी और तगड़ी वाली गर्मी आपको लगी कि नहीं। साइंटिस्टों का यही मानना है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दूंगा। यूरोपियन कमीशंस यहाँ पे जो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, तो जो मंथ है ना ये रिमार्केबल अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड का वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ें जो पहले कभी घटी ही नहीं हो अब वो घटती है, उसे हम अनप्रेसिडेंटेड बोल देते हैं। तो यही चीज़ें जुलाई में बोली जा रही हैं जो हुई हैं। एवरेज जुलाई का टेम्परेचर यहाँ पे क्या देखा गया, 16.95 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0.2 देखिए 0.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर है जुलाई 2019 में अगर हम देखें तो ये बात आपको बता दें, अगर एवरेज में 0.01 ही चेंज हो गया तो भी बहुत बड़ी चेंज होता है, ये तो 0.2 चेंजेज हो रहे हैं। तो ये एवरेज के सिस्टम में चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ही विकराल सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। एवरेज वाली जब कंडीशंस की हम बात करेंगे ना तो ये बहुत व्यापक इम्पैक्ट करती है। 174 साल के ऑब्जर्वेशन में यूरोपियन यूनियन में भी ये पहली बार चीज़ें निकल के आई हैं। अब थोड़ा क्लाइमेट की बात कर दी जा रही है, तो क्लाइमेट के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो होती है, जिसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट रखे गए हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 2030 तक इसका टारगेट है कि इसको अचीव कर लेना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। पेरिस प्लीज क्लाइमेट 2015 में जो चीज़ें हुई थी यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल एरा से यहाँ पे नीचे रखा जाएगा, इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाती है, जो कि इसमें भी बताया गया है, तो तबाही ला देगी। 13 में क्लाइमेट एक्शन की बातें बोली गई हैं। 14 में लाइफ बिलो वाटर की बोली गई है और 15 में लाइफ ऑन लैंड की। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब देखा जाए WMO की, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, तो यह एक स्पेशलाइज एजेंसी है। किसकी, तो यूनाइटेड नेशंस। क्या करता है ये, तो ये प्रोमोट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के सहभागिता को प्रोवाइड कराएगा। एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स, यानी जलवायु को लेके, जल को लेके और जियोफिजिक्स, इन सब चीज़ों को लेकर के कार्य करता है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले केवल क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी ही थी, लेकिन जियोफिजिक्स भी इसमें चीज़ें जोड़ दी गई हैं। WMO ओरिजिनेट कब होता है, तो ये आपको बता दें, पहले इसका नाम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस 1873 में फाउंड कर दिया जाता है। लेकिन इसको फॉर्मली कब किया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कब किया गया, 23 मार्च 1950 को किया गया, और इसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। तो 23 मार्च याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल पेरेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अगस्त 2020 तक 193 इसके मेंबर हैं। क्या रिपोर्ट रिलीज करता है, तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज करता है, जो कि जिसे ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब अगर बात करी जाए IMD की, जो भारत में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। ये भी मेट्रोलॉजिकल, वेदर और सिस्मोलॉजी, यानी भूकंप के लिए भी ये कार्य करता हुआ चीज़ें नज़र आता है। हेडक्वार्टर इसकी दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं। 15 जनवरी 1875 को इसका निर्माण किया गया, ताकि किस प्रकार से जो चेंज हो रहे हैं मलक्का स्टेट से लेके बे ऑफ बंगाल तक, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ तक, यानी दूसरे कंट्री के भी रीजन में जाकर के हम लोग कार्य करते हुए नजर आते हैं। क्या, IMD। तो इसको लॉन्च किया गया समर, इसका एक नाम है, जो कि सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग रिसर्च है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया, किस प्रकार से ब्लैक कार्बन को और क्लाइमेटोलॉजिकल इम्पैक्ट को कम किया जा सके।
पहली बार अगर बात करी जा रही है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापना करी गई है। कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी 1785 में, मद्रास ऑब्जर्वेटरी 96 में और कोलबा ऑब्जर्वेटरी 1826 में। ये थी आईएमडी की डिटेल। अब थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, जो कि बैकग्राउंड डिटेल अब खत्म कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हो जाती है। ओशियन का टेम्परेचर तीव्र गति से बढ़ रहा है, हम सभी लोग जान रहे हैं, सबको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियंस की हम अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें ला नीना का इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। ला नीना क्या होता है तो आपको बता दें, ला नीना जब आता है तो क्या होता है, भारत में जो है फेमाइन, फ्लड, ड्रॉट, डिजर्टिफिकेशंस, बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस डिक्लाइन हो जाते हैं, फार्मर डिस्ट्रेस हो जाते हैं। ये सब चीज़ें भारत में होने लगती हैं। तो केवल भारत में नहीं, और भी कई जगहों पे भी होती हैं, लेकिन भारत की चीज़ें स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ। ला नीना का मैं सिस्टम कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करी जाए इम्पैक्ट की, तो जो एवरेज आपको दिखाया गया है ये इंक्लूड करता है टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट चाइना, और जो 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट चाइना में चली गई थी। तो ये एवरेज टेम्परेचर है, वो उस जोन का टेम्परेचर बता रहा है। ग्रीस में अभी रिसेंटली कितनी भयंकर आग लगी थी ये हम लोग भी जानते हैं, याद रखिएगा। ग्रीस, यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकता है कि किस कंट्री में भयंकर आग लगी थी, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। छोटा छोटा चीज़ें हैं, याद रखने की चीज़ें। यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे तपती हुई गर्मी है, बेकिंग हीट बोली जा रही है साउथ वेस्ट। तो जो आपका अमेरिका है, साउथ वेस्ट क्या हुआ, तो साउथ ये हो गया और वेस्ट ये पार्ट, इन पार्ट पे साउथ वेस्ट हो गया। तो कैलिफोर्निया के नीचे यहाँ पे बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंज भी देखी गई नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में। जो आज के डेट में इतनी तूफान आ रही है, इतना सारा फ्लड आ रहा है नॉर्थ में, दिल्ली अपनी डूब चुकी है, अपना राजस्थान में फ्लड आ ही रहा है, हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा दह रहा है। तो ये चीज़ें देखिए, जम्मू कश्मीर में भी सिचुएशंस कुछ इसी प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में फ्लड हैं, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा अपनी तूफान पे आ रही हैं। ये सब जो रिवर हैं, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब रिवर जो हैं अभी फुल फ्लेज में चल रही हैं, फ्लो में, और अपने सिस्टम से जो उनकी बेसिन एरिया है उसको रिक्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, कोई रिवर ये बह रही है तो इसकी बेसिन एरिया बहुत दूर दूर तक होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये रिवर हो गई और ये इसका बेसिन एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे भारत में बहुत जगहों पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सिचुएशंस कैसे क्रिएट हुई, तो जो लालिनो लाता है, यहाँ पे एक वार्म एयर सिस्टम इंक्रीज होता है जो वातावरण में ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, मॉइस्चर को बढ़ा देता है। बाद में यही सब चीज़ें टॉरेंशियल बर्स्ट आउट होती हैं। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये मान लीजिए माउंटेन सिस्टम है यहाँ पे, तो माउंटेन सिस्टम है तो जो वार्म एयर हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि हल्के होते हैं, और जो ठंडे एयर हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि वो भारी हो जाते हैं। तो इनकी एक फिनोमिनन है। अब जैसे ही ये वार्म होकर ऊपर जाएगा तो ये इन सब चीज़ों से टकराएगा, टॉरेंशियल रेनफॉल यहाँ पे करेगा, तो एक फ्लैश फ्लड भी आने की संभावना है, जो कि आपके यहाँ पे केदारनाथ में देखी गई थी। इस प्रकार की चीज़ और भी कई जगहों पे टॉरेंशियल फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पे दह जा रहे हैं। तो बहुत ही भयंकर फ्लड और डिवास्टेशंस आ रहा है। क्लाइमेट यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, एंटोनियो गुटरेस ने यहाँ पे यही सारी बातें बोली गई हैं। जो भी चीज़ें हैं हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी समय है, हम लिमिट कर सकते हैं, और ये अभी गया नहीं है। लेकिन अब इसके अगर स्किप कर दिया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस को, तो ये जो वर्स्ट कंडीशंस आने वाला है, ये बहुत ही ड्रामेटिक कंडीशंस आएगा, और यहाँ पे हमें इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है क्लाइमेट के ऊपर। अगर हम देखें तो G20 की मिनिस्टेरियल मीटिंग चेन्नई में भी हुई। यहाँ पे COP28 की प्रेसिडेंशियल डेजिग्नेटेड है यहाँ पे कौन, तो सुल्तान अहमद अल जबेर। ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्सनालिटी की कंपनी क्या करती है, तो ये पर्सनालिटी की कंपनी, याद रखिएगा, इनको जो फॉसिल फ्यूल है ये इनकी कंपनी है, और ये फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि अपना लॉस कोई नहीं सोचेगा। अब यहाँ पे COP28 में ये बातें बोली गई हैं कि जो डेवलप कंट्री हैं, लार्जेस्ट
बड़ी बड़ी इकोनॉमी कंट्री हैं, उनको यहाँ पे एम्फेसिस करना चाहिए कि किस प्रकार से इमिशंस वो कट करें। यानी छोटे कंट्री को नहीं करना चाहिए क्या, यहाँ पे ऐसी चीज़ें ये बोल रहे हैं। तो ये देखिए, मिल करके हम बात करेंगे तभी जा कर के होगी। बड़ी बड़ी कंट्री तो रोल प्ले करना उनका तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी ये बातें बोले गए हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। री इलेक्ट होकर के आएंगे तो जनरल जो इलेक्शंस होगी नेक्स्ट, अगर री इलेक्ट होकर आते हैं तो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ग्रीन हाउस इमिशंस यहाँ पे मिटिगेशंस पे फोकस देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ये सब चीज़ें होंगी। ये नहीं केवल डेवलपमेंट करें और पॉल्यूशंस करें और ये जो है एक्सप्लॉयटेशंस करें नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, इससे पुनः यही चीज़ें होंगी, ड्रॉट होगा, फ्लड आएगा, फेमाइंस आएगी, भुखमरी आएगी, डिजीज आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे जो अभी भी कमिटमेंट है यहाँ पे नेट जीरो की, तो ये 2017 से 2050 तक आने की ज़रूरत है और 2040 में यहाँ पे फॉसिल फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करें। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भारत कोल से प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शंस करता है। याद रखिएगा, ये नहीं कि हाइड्रोलॉजी लगा दीजिएगा, नहीं, कोल से अभी भी हम सबसे ज़्यादा बिजली की उत्पादन करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे दी गई है वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 फिनांस कमीशंस निकल के आ रहा है, जल्दी ही सेटअप करने की बातें बोली गई हैं इसको, और इसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखी जाएगी। तो 16वां जो फिनांस कमीशंस है ये शॉर्टली आने वाला है, बहुत सारे क्रिटिकल चैलेंजेस को डील करेगा। 2017 में 15वें फिनांस कमीशंस को यहाँ पे बैठाया गया था, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या था, 21 से लेकर के 26 तक। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ चुका है। 17 में एस्टेब्लिश किया गया, 21 से 26 इसका टाइम पीरियड है। तो बहुत सारे चैलेंजेज है, उसको देखने की जरूरत है। 14वां में क्या बातें बोली जा रही हैं, जो फिनांस कमीशन है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, फिनांस कमीशंस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज़ें, फिनांस कमीशंस को कौन इस्टेब्लिश करता है। तीसरी चीज़ें, फिनांस कमीशंस किस पार्ट में आता है। चौथी चीज़ें, भारत के पहले फिनांस कमिश्नर कौन थे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरा आपसे, जो कि मैं पूछ रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आए हैं। तो यहाँ पे 14वां जो फिनांस कमीशन था, वहाँ पे क्या किया, 32% जो डिवोल्यूशंस था यहाँ पे स्टेट के लिए, वहाँ पे 42% कर दिया गया। बाद में इसमें भी रिवाइज करके 41% कर दिया गया, और जो 1% रखा वो J&K एंड लद्दाख के लिए यहाँ पे रख दिया गया। याद रखिएगा, 1% इसी में से निकाल के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया तो यहाँ पे दे दी गई। यहाँ पे हैवी रिलायंस हो रही है, यानी निर्भरता हो रही है किसके ऊपर, सेस और सरचार्जेस के ऊपर। आपको बता दें, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेस और सरचार्ज लगाती है, उसका शेयर ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पे सेस और सरचार्ज पे फोकस किया जा रहा है। आशा ये किया जा रहा है कि जो 16वां फिनांस कमीशन आएगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा और सही प्रकार से कार्य करता हुआ नजर आएगा कि किस प्रकार से सेस और सरचार्ज का उपयोग यहाँ पे करना है। जो इंडिविजुअल स्टेट की बात करी जा रही है, सेंटर की, तो यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशंस को देख करके जो इंडिकेटर बनाए जाए। दूसरी चीज़ें, पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो जो आपका स्टेट का पॉपुलेशन है या फिर कंट्री का पॉपुलेशन है, उससे यहाँ पे टोटल जीडीपी या स्टेट की जीडीपी या फिर जिस कंट्री के देखते हैं उस कंट्री के जीडीपी से यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब सिंपल यही होता है, एक व्यक्ति की कितनी इनकम है वो यहाँ पे पूछी जाती है। अच्छा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। तो इन सब चीज़ों की बातें बोली जा रही हैं। स्टेट की पर कैपिटा इनकम एक बेंचमार्क बन गया है। एवरेज पर कैपिटा इनकम जब टॉप 3 स्टेट की चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, तब जाकर के डिटरमाइन किया जाता है। तो जो टॉप 3 स्टेट हैं उनको देख करके यहाँ पे चीज़ें डिटरमाइन किया जाता है, एवरेज पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या निकल के आ रहा है, तो जो लोअर इनकम स्टेट हैं इनको तो ज़्यादा डाइवर्स किया जाता है, क्योंकि ये इनकम इनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो इनको डाइवर्स किया जाता है सेंटर के द्वारा पैसे कि जाओ अपना तरक्की करो, फूलो फलो। लेकिन यहीं पे बात करी जाए किसकी,
अगर रिच कंट्री, तो कंट्री नहीं, स्टेट की, भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिच स्टेट से जो डिवोल्यूशंस जाते हैं वो बैलेंस वे में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत, देखिए नीड के अनुसार कार्य यहाँ पे अगर हो रही है तो ये भी एक अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशंस हो जाती हैं। जो भी रिच स्टेट है साउथ की, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशंस थोड़ी सी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करी जाए स्टेट के सेंटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वें फिनांस कमीशंस में 29.5% था, 12th में 30.5% था, 13वें में 32 कर दिया गया और 14वें में सीधे ला करके 42 कर गया। 15 में यहाँ पे 41 और 1% लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए किया गया। यहीं पे बात करी जाए फिनांस कमीशन, अच्छा मैंने दे दिया यार गलती से, चलो एक चीज़ें हैं तो 3 क्वेश्चन फिर भी बन जाती हैं आपके लिए। तो केसी नियोगी पहले चेयरमैन है, चलिए मैंने दे ही दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहले जो चेयरमैन थे फिनांस कमीशन की, जो टाइम पीरियड क्या है 52 से 57 तक, याद रखिएगा केसी नियोगी का नाम याद रखिएगा। दूसरे क्या थे, संतनाम थे, याद रखिएगा 57 से 62। तो ये चीज़ें हैं जो कि 14वें और 15वें इंपॉर्टेंट अब हो जाते हैं। तो वाई बी रेड्डी जो 15 से 20 टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे क्या बनाए थे, फिनांस कमीशंस यहाँ पे बनी थी, और ये 20 नहीं, ये 2021 है और 2026, तो ये 21 से 26 तक चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है और इसके एन के सिंह हैं। अब 16वां आने वाला है फिनांस कमीशंस, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो डेप्ट रेशियो है ना यहाँ पे जीडीपी से, यानी जीडीपी कितनी है और उधार कितना है, उस रेशियो की अगर कंबाइंड अकाउंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अगर देखें तो 89.8% के आसपास 2021 में चीज़ें जा रहा है। तो सेंटर और डेप्ट में भी जीडीपी रेशियो यहाँ पे एक्सक्लूड करके यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, और स्टेट जो है 58.7% अमाउंट कर रहा है, कहीं कहीं स्टेट 31% भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो कि डेप्ट सिस्टम, उधारी सिस्टम, सेंटर से हम लोग उधारी मांग मांग के स्टेट अपना ज़िंदगी यापन कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को विकास करना है तो सही प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। FRBM एक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन गए हैं। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था कि किस प्रकार से अपने जो इन्फ्लेशन है उसको सही किया जाएगा, किस प्रकार से सारी चीज़ों को लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे 40% 20% चीज़ें डाली गई हैं अमेंडमेंट के बाद कि हम इसको सही प्रकार से लेकर के चलेंगे। 16वां जो फिनांस कमीशन आ रहा है एग्जामिन करेगा इन सब चीज़ों पे नॉन मेरिट सब्सिडीज डिटेल। अच्छा, ये क्या होता है नॉन मेरिट सब्सिडी? तो अगर एक फील्ड की बात करें जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो नॉन मेरिट सब्सिडीज यहाँ पे क्या होता है, तो इन फील्ड के लिए जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, उनमें सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करते हैं। इन सब चीज़ों में एग्रीकल्चर के लिए हम फार्मर को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पे किसान को हम सब्सिडी दिए हुए हैं। तो हर प्रकार के जो फ्रीबीज हैं, यानी फ्री में चीज़ें देना, ये भी कहीं ना कहीं नॉन मेरिट सब्सिडीज़ में आते हैं। तो इसे हमें देख कर चलना पड़ेगा। 16वें फिनांस कमीशन में ये बातें बोली जा रही हैं। जबकि बात ये बोली जा रही है एक्सक्लूजन ऑफ अनजस्टिफाइड सब्सिडीज वाइल डिटर्मिन ग्रांट्स में कॉज फिनांस कमीशन टू बी कॉल्ड इन पॉलिटिकल क्रॉस फायर। तो ये भी चीज़ें हैं, इनको देख करके कम करना पड़ेगा कि किसमें हम कम करें किसमें नहीं, क्योंकि सीधे सीधे बात यही बोली जा रही है, इलेक्शंस आने वाले हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे न्यूज़ और फैक्ट्स की तरफ। तो हांगकांग कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट किया है गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट को कि आप बैन कर दीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे बैन करने का अपील किया गया था हांगकांग कोर्ट में। तो हांगकांग में जो गाने चल रहे थे क्या, तो प्रोटेस्ट के समय में ग्लोरी टू हांगकांग ये गाना था जो कि चैलेंज किया गया था, इसको सीधे सीधे हांगकांग कोर्ट कैंसिल कर दिया। ऐसा कहा कि नहीं, इसको बैन नहीं कर सकते, ये तो सिंपल गाना है। नाइजीर यहाँ पे याद रखिएगा, नाइजीरिया में यहाँ पे क्या चल रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल खतरे पे आ चुकी है। तो आर्मी जनरल जो कि यहाँ पे हैं पुष्चीर जिनका नाम है, ये क्या किए हैं, तो अपने आप को लीडर घोषित कर दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आर्मी का रूल आने वाला है, याद रखिएगा। तो ये अनस्टेबल जिहादिस्ट नेशन यहाँ पे था और फ्राइडे को ये चीज़ें हुई हैं। जो भी यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजूम, यहाँ पे उनको जेल में डालते हुए, डिटेन का मतलब जेल में डालते हुए नजर आए हैं। याद रखिएगा नाइजीर एक कंट्री है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, नाइजीर कंट्री की बात करें तो हम लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रही आपकी नाइजीर जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगल बगल कंट्री अल्जीरिया, लीबिया, चाड,
नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किनो फासो। ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं माली के साथ, जो इससे बाउंड्री बनाती हैं। बात करी जाए अफ्रीका नेशंस की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये कंट्री आपकी नाइजीरिया यहाँ पर पड़ती है। नाइजीर ये है, नाइजीरिया अलग है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नाइजीर की कैपिटल क्या है, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा। यहीं पे बात करी जाए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की, जयशंकर प्रसाद, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं। तो इंडिया और जापान में बोला जा रहा है पीस टाइम कोऑपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ताइवान स्टेट में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एलेक्सी, इंडिया और चाइना के बीच, इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे बहस होगी, कोऑपरेशन की बातें बोली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहाँ पे क्या किए हैं? तो ये एक समाजवादी विकास रोजगार योजना कन्नौज से शुरू करते हुए नजर आए हैं, जो कि इन्होंने क्या कहा, ये नेग्लेक्ट करी है डिस्ट्रिक्ट को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग में आती है। तो यहाँ पे सही बात है। अगर रोजगार की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रोजगार मिलना चाहिए और खास करके वेलफेयर पे भी फोकस होना चाहिए, साथ ही साथ हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल हेल्थ पे ही फोकस करें, अपने डेवलपमेंट पे फोकस ना करें। सारी चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए और नेचुरल रिसोर्स का भी हमें सही प्रकार से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा टर्म बिल्कुल भी नहीं यूज होना चाहिए कि हम एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हैं। अगर जिस दिन एक्सप्लॉयटेशन ये टर्म यूज होने लगे, समझ जाइए कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वर्नम गोन्सलेव हैं, इनको जो है यहाँ पे ग्रांट बेल दिया गया है, क्योंकि इनको वायलेंस के चक्कर में यहाँ पे अरेस्ट करा गया था, जो कि टेरर एक्ट लगा दी गई थी। तो यहाँ पे टेरर और वायलेंस में अंतर है, ये सुप्रीम कोर्ट समझा और इनको बेल दिलवाया। याद रखिएगा वर्नम गोन्सलेव यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आई थी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। अच्छा, इनको जो ये गोन्सलेव हैं, इनको कहाँ से एक्यूज किया गया, कहाँ से, क्यों इनको पकड़ा गया? तो जो भीमा कोरेगांव केस है। अच्छा, भीमा कोरेगांव केस रिलेटेड है किससे? तो ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, आपके महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5 साल तक इनको जेल में रखा गया इस केस को लेकर के। अब इनको रिलीज मिला है। इस प्रकार की चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेंटर से ये पूछा है कि 6 स्टेट में किस प्रकार से चल रहा है लिंचिंग, इस पे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चंस पूछता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें क्लाइमेट चेंज की वजह से हर जगह आपको फ्लड, हीट और हर जगह फेमाइन यानी प्रोडक्शंस कम नजर आएगी। तो यही चीज़ें हैं। देखिए किस प्रकार से आंध्रा में जो गोदावरी रिवर है, सारी की सारी ड्रोन से चीज़ें ली गई हैं। केवल विशेष एरिया को छोड़कर भद्राचलम, यहाँ पे उन सब चीज़ों पे देखिए किस प्रकार से रिवर ने अपने रिक्लेम किया है अपने रीजन को। तो चाहे यमुना हो गई, चाहे नर्मदा हो गई, चाहे कावेरी हो गई, चाहे गंगा हो गई, चाहे यमुना हो गई, कोई नदी हो भारत की, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी की सारी नदियां अपने पुनः रीजन को क्लेम करती हुई नजर आ रही हैं, पूरा फ्लो में चल रही हैं। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। सूडान की पैरामिलिट्री यहाँ पे क्या कर रही है? तो ये जो चीफ हैं ये डिमांड किए हैं एग्जिट ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो आर्मी स्टाफ हैं इनको निकाला जाए और रिस्टोर किया जाए पीस। तो याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है सूडान कहाँ पे है? तो अगर बात करी जाए सूडान, ये सूडान और साउथ सूडान, इन दोनों की भी कैपिटल आप लिख सकते हैं। तो नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान 2011 में सेपरेट कर दिए गए थे। यहाँ पे किम जोंग उन, इनका फेस तो बिल्कुल पावरोटी की तरह है, सभी लोग याद ही रखेंगे। नॉर्थ कोरिया मिलिट्री यहाँ पे क्या कर रही है? परेड कर रही है यहाँ पे नए ड्रोन से। तो याद रखिएगा नए ड्रोन से यहाँ पे परेड करती हुई नजर आ रही है, और ये तो हमको लग रहा है न्यूक्लियर मिसाइल है याद। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आदमी किम जोंग उन? तो ये ओवर सॉ कर रहे हैं मिलिट्री परेड को, यानी पूरी कड़वी नजर है। ओवर सॉ का मतलब होता है पैनी निगाह रखना। तो यहाँ पे इस परेड को कौन कौन कंट्री के मेंबर यहाँ पे अटेंड करते हुए नजर आए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेड बाय रशियन डिफेंस मिनिस्टर सरगई सोगू, ये भी हाईलाइटेड है, याद रखिएगा। और चाइना के ली होंगजोंग, ये दोनों 17वीं एनिवर्सरी कोरियन वार आर्मिस्टिक परेड में यहाँ पे याद रखिएगा 17वां कोरियन वार आर्मिस्टिक परेड चल रहा है, जिसमें सरगई सोगू और होंगजोंग दोनों लोग प्रेजेंट है, यानी रसिया प्लस चाइना दोनों इंपॉर्टेंट है। आरसी से याद रखिएगा, रसिया चाइना दोनों कंट्री यहाँ पे है।
इन ये जो पहचान है, इन चेहरे को बहुत अच्छे से आप लोग पहचान रहे होंगे। आंग सान सूकी म्यांमार की ये लीडर रह चुकी हैं, लेकिन इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, नोबेल पीस पुरस्कार पाने के बावजूद भी इनको जेल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली इनको कहा जा रहा है जेल से इनको निकाल करके किसी प्राइवेट गवर्नमेंट प्लेसेस पे इनको रखा गया है। अब ये किससे बात करती हुई नजर आएंगी? तो ये जो हैं आपके सू की यहाँ पे कंट्री के लोअर हाउस स्पीकर से, जिनका नाम ती खून मियात है, उनसे मिलती हुई नजर आएंगी। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का भी उथल पुथल चल रहा है, क्या पता पुनः ये चीजें रिस्टोर हो जाएं। यूएस का स्टैंड ये है कंट्री के साथ, अगर कोई चाइना को बुलिंग कर रहा है उसके बिहेवियर पे, तो यहाँ पे यूएस उसके साथ खड़ा हो रहा है। ऐसी चीजें चल रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कावेरी नदी, हर बार एक रिवर देता हूं, उसको देखा जाए। कावेरी, जिसका नाम कावेरी है, ये मेजर इंडियन रिवर के रूप में जानी जाती है, जो कर्नाटका तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। तो बहने के लिए 2 रिवर हैं, लेकिन बेसिन की अगर बात करी जाए, जो अभी आपको समझाया, ये अगर रिवर बह रही है तो इसका बेसिन एरिया ये सब भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, बेसिन एरिया लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। तो कावेरी रिवर निकलती कहाँ से है? ताल कावेरी से निकलती है, जो ब्रह्मागिरी रेंज है वेस्टर्न घाट पे आपके कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इस 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। 3rd लार्जेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है गोदावरी और कृष्णा के बाद। साउथ इंडिया में अगर कंसीडर करें तो, वैसे तो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इसका रैंक बदल जाएगा, लेकिन साउथ इंडिया में 3री नंबर पर आती है। तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु की सबसे बड़ी रिवर भी मानी जाती है। इसको पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ, पुन्नी रिवर किसको बोला जाता है? याद रखिएगा, कावेरी को। रिवर बेसिन की बात करी जाए तो इसमें यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट आ जाते हैं, जो कि केरला और पुडुचेरी इसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बेसिन की जब बात करी जाए तो ये दोनों स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें आ जाते हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की क्या बात करी जा रही है यहाँ पे? तो हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, सरबंगा और तिरुमनीमुथुरु यहाँ पे इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब रिवर फ्लो करने की डायरेक्शंस ये होती है तो ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है और ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। राइट ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी सहायक नदी। यहाँ पे जब रिवर आके इस तरीके से ऐसे आके इस रिवर में मिल जाती हैं तो ये इसकी सहायक नदी हो जाती हैं। यहीं पे राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो लक्ष्मणा तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, मोयर, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर हैं। और रिवर की फ्लो सिस्टम की बात करी जाए तो बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं, अरेबियन सी देख सकते हैं, इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं। और कावेरी रिवर फ्लो करता है कहाँ से? कर्नाटका के ब्रह्मागिरी पर्वत से। तो ताल कावेरी से फ्लो करके होता है, देखिए यहाँ से ऐसे निकल के आता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। अब ग्लोसरी के लिए कई लोग बोले थे, तो ग्लोसरी भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ड है। ब्रेव पहला वर्ड है, साहसी, इसका क्या सिनोनिम्स होता है? तो यहाँ पे पर्यायवाची भी दिया है, विलोमार्थी भी मैंने दे दिया है। तो करेजियस, वैलिएंट, फियरलेस, क्वार्डली, टीमिड और फ्राइटेंड। जेनरस का क्या मतलब होता है? बहुत ही उदार होना। यहाँ बनीविलेंट, चैरिटेबल और इसी दूसरी तरफ मैग्नानिमस। एंटोनिम यानी इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो स्टिंगी, ग्रीडी, सेल्फिश। जॉयफुल का क्या मतलब होता है? आनंदित होना, भाव विभोर। तो इसका हैप्पी, डिलाइटेड, एक्सटैटिक। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सैड, ग्लूमी और मिजरेबल। यहीं पे सतर्क, कॉशियस का हो जाता है। और सिनोनिम्स प्रूडेंट, केयरफुल, वेरी। और एंटोनिम्स रेकलेस, केयरलेस, इनकॉशियस। यहाँ पे लाइवली का क्या मतलब होता है? तो जीवंत। जीवंत का क्या मतलब? इनर्जेटिक, वाइब्रेंट, एनिमेटेड। और डल, लाइफलेस, इनएक्टिव इसके एंटोनेम हो जाते हैं। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट आपके लिए कमेंट सेक्शंस मैंने खुला हुआ है, वहाँ से जाकर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।